नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 37 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज अर्थ कंसिडर्ड ए यूनिक प्लेनेट फॉर लाइफ। पृथ्वी को जीवन के लिए एक अद्वितीय ग्रह क्यों माना जाता है? ऑप्शंस हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, यह सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज़ कंडीशंस दैट सपोर्ट लाइफ, इसमें जीवन को सहारा देने वाली परिस्थितियां हैं। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, यह सूर्य के सबसे निकट है। इट हैज़ नो एटमोस्फियर, इसका कोई वायुमंडल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट हैज़ कंडीशंस दैट सपोर्ट लाइफ, इसमें जीवन को सहारा देने वाली परिस्थितियां हैं, इसलिए इसको एक यूनिक प्लेनेट यानी एक अद्वितीय ग्रह माना जाता है। एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी पर तरल जल, वायुमंडल और उपयुक्त तापमान जैसी परिस्थितियां जीवन को सहारा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेनेट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का औसत तापमान सबसे अधिक है? ऑप्शन है मरकरी, बुध, विनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनस, शुक्र, यानी शुक्र ग्रह का तापमान, औसत तापमान सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो विनस ग्रह है वैसे तो डिस्टेंस के मामले में सूर्य से दूसरे नंबर पर है। पहले आता है मरकरी यानी बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। लेकिन फिर भी दूसरे पर आने के बाद भी जो शुक्र ग्रह है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। वो क्यों है भाई? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो मोटा है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है जो हीट को ट्रैप कर लेती है, यानी ऊष्मा जो आती है सूर्य से उसको फंसा लेती है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। इसकी वजह से जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन अराउंड ए स्टार वेयर वाटर कैन रिमेन इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। किसी तारे के चारों ओर वह क्षेत्र जहां जल तरल अवस्था में रह सकता है कहलाता है। ऑप्शंस हैं, ओजोन जोन, मैग्नेटिक जोन, हैबिटेबल जोन, रेडिएशन जोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैबिटेबल जोन, रहने योग्य क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन है, रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन वह दूरी सीमा है जहां स्थितियां ऐसी होती है कि ग्रह की सतह पर जल तरल अवस्था में रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अर्थ वर मच क्लोजर टू द सन व्हाट वुड मोस्ट लाइकली हैपन टू इट्स वाटर। यदि पृथ्वी सूर्य के बहुत अधिक पास होती तो उसके जल के साथ सबसे संभावित क्या होता? ऑप्शंस हैं, इट वुड फ्रीज, वह जम जाता। इट वुड इवेपोरेट, वह वाष्पित हो जाता। इट वुड बिकम सॉलिड रॉक, वह ठोस चट्टान बन जाता। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इट वुड इवेपोरेट, वह वाष्पित हो जाता। यानी अगर सूर्य के पास में अगर पृथ्वी होती तो क्या होता? ज़्यादा तापमान की वजह से जो पानी है वो वाष्पित होकर उड़ जाता। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज अर्थ अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड फ्रॉम स्पेस। पृथ्वी अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं, ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण। ड्यू टू क्लाउड्स ओनली, केवल बादलों के कारण। ड्यू टू वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर, जल की विशाल मात्रा के कारण। ड्यू टू माउंटेन्स, पर्वतों के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्यू टू वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर, जल की विशाल मात्रा के कारण हमारी जो अर्थ है वो नीली दिखाई देती है आसमान से, यानी अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखाई देती है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कैन अर्थ रिटेन इट्स एटमोस्फियर वाइल ए मच स्मॉलर प्लेनेट में लॉस इट। पृथ्वी अपने वायुमंडल को बनाए रखती है जबकि बहुत छोटा ग्रह इसे क्यों खो देता है? ऑप्शंस हैं, अर्थ हैज स्ट्रोंगर सनलाइट, पृथ्वी को अधिक प्रबल सूर्य प्रकाश मिलता है। अर्थ हैज सफिशिएंट ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त है। अर्थ हैज मोर ओशियंस, पृथ्वी पर अधिक महासागर हैं। अर्थ रोटेट्स फास्टर, पृथ्वी अधिक तेजी से घूमती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अर्थ हैज सफिशिएंट ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त है। इसकी वजह से जो गैसेज हैं वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर रहती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण उनको खींच लेता है, खींच के अपने पास रखता है। लेकिन जो छोटे प्लैनेट्स हैं उनका गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं होता कि वो जो गैसेज हैं उनको खींच के अपने एटमॉस्फेयर के अंदर रख सके। क्वेश्चन नंबर 7, विच एटमोस्फेरिक लेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। वायुमंडल की कौन सी परत जीवों को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है? ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड परत। ओजोन लेयर, ओजोन परत। नाइट्रोजन लेयर, नाइट्रोजन परत। वाटर वेपर लेयर, जलवाष्प परत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन लेयर हमें
हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेजर प्रोटेक्टिव रोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रमुख सुरक्षात्मक कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाना, ब्लॉकिंग सनलाइट कंप्लीटली, सूर्य प्रकाश को पूरी तरह रोकना, डिफ्लेक्टिंग मैनी हार्मफुल हाई एनर्जी पार्टिकल्स, अनेक हानिकारक उच्च ऊर्जा कणों को हटाना, प्रोड्यूसिंग रेनफॉल, वर्षा उत्पन्न करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफ्लेक्टिंग मैनी हार्मफुल हाई एनर्जी पार्टिकल्स, अनेक हानिकारक उच्च ऊर्जा कणों को हटाना। यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बाहर से सन से या फिर किसी और ग्रह से जो हार्मफुल पार्टिकल आते हैं उनको हटा देता है ये। यानी इसलिए चुंबकीय जो क्षेत्र है वो बहुत ही सुरक्षा का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेजर फैक्टर्स हेल्पिंग अर्थ सस्टेन लाइफ? निम्न में से कौन सा संयोजन पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले प्रमुख कारकों को सही दर्शाता है? ऑप्शंस हैं लिक्विड वाटर, सुटेबल साइज, एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तरल जल, उपयुक्त आकार, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी, ओनली डिस्टेंस फ्रॉम सन, केवल सूर्य से दूरी, ओनली ऑक्सीजन एंड सनलाइट, केवल ऑक्सीजन और सूर्य प्रकाश, हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, उच्च तापमान और तीव्र विकिरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, लिक्विड वाटर, सुटेबल साइज, एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तरल जल, उपयुक्त आकार, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र, ये आएंगे इसके आंसर। यानी पृथ्वी के ऊपर लिक्विड जल है, एटमॉस्फेयर है और राइट अमाउंट में जो लाइट है वो आती है, डिस्टेंस भी मॉडरेट है, मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर। तो ये सारे जो कारक हैं ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोसेस अलो प्लैनेट्स टू प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? कौन सी प्रक्रिया पौधों को सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाने देती है? ऑप्शंस हैं रेस्पिरेशन, श्वसन, डाइजेशन पाचन, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सच एज रॉक्स, सोइल एंड मिनरल्स टुगेदर फॉर्म द? चट्टानें, मिट्टी और खनिज जैसे पृथ्वी के ठोस भाग मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर रॉक्स, सोइल, मिनरल ये सभी मिलके भूमंडल बनाते हैं, यानी जियोस्फीयर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जियोस्फीयर, भूमंडल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मीन्ड बाई जियोडाइवर्सिटी? जियोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों की विविधता। ऑप्शन बी है वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सोइल्स, भू आकृतियों, चट्टानों और मिट्टी की विविधता। ऑप्शन सी वैरायटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, वायुमंडलीय गैसों की विविधता। ऑप्शन डी वैरायटी ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की विविधता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सोइल्स, भू आकृतियों, चट्टानों और मिट्टी की विविधता। जियोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? जियोडाइवर्सिटी का अर्थ भू आकृतियों, चट्टानों, मिट्टी तथा उन्हें बनाने बदलने वाली प्रक्रियाओं की विविधता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सीक्वेंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका को कौन सा क्रम सही दर्शाता है? ऑप्शंस हैं प्रोड्यूस सनलाइट, एब्जॉर्ब वाटर, सूर्य प्रकाश उत्पन्न करना, जल का अवशोषण करना, ब्रेक डाउन डेड मैटर, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू सोइल, मृत पदार्थों का विघटन, पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाना, कंज्यूम ऑक्सीजन, प्रोड्यूस रॉक्स, ऑक्सीजन का उपभोग, चट्टानें बनाना। ऑप्शन डी है डिस्ट्रॉय सोइल, प्रोड्यूस मिनरल्स, मिट्टी का नाश, खनिज बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ब्रेक डाउन डेड मैटर, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल, मृत पदार्थों का विघटन, पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाना। ये किसका काम है? डिकम्पोजर्स का काम है भाई। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो डेड मैटर है, जो मृत पदार्थ है, उनको डिकम्पोज करके उनको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है वापिस से वो पृथ्वी के अंदर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ? जीवन की निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक क्यों है? ऑप्शंस हैं इट इंक्रीजेज टेम्परेचर, यह तापमान बढ़ाता है, इट इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यह जीवों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, इट प्रोड्यूसेज मिनरल्स, यह खनिज बढ़ाता है, इट स्टॉप्स वेरिएशन, यह विविधता रोकता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इट इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यह जीवों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। प्रजनन के बिना पौधे और जंतु अंततः पृथ्वी से समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बीच सही अंतर कौन सा है? ऑप्शंस हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, अलैंगिक प्रजनन में दो जनक होते हैं। ऑप्शन बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट कॉपीज, लैंगिक प्रजनन हमेशा समान प्रतिलिपियां बनाता है। ऑप्शन सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स वन पेरेंट वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स, अलैंगिक प्रजनन में सामान्यतः एक जनक होता है जबकि लैंगिक प्रजनन में दो जनकों की आनुवांशिक सामग्री मिलती है। ऑप्शन डी है, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, दोनों बिल्कुल समान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, निम्न में से कौन सा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं, पोटैटो ग्रोइंग फ्रॉम इट्स आई, आलू की आंखों से नया पौधा बनाना, फर्टिलाइजेशन इन वुमेन्स, मनुष्य में निषेचन, फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट, युग्मनज का निर्माण, पोलिनेशन परागण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पोटैटो ग्रोइंग फ्रॉम इट्स आईज, आलू की आंखों से नया पौधा बनाना। अब देखिए, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उससे जो नए पौधे बनते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट होता है, स्टेम होता है, पत्तियां होती हैं और बड होता है। जड़, तना, पत्ती और कली, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं पौधे के, इनसे नया पौधा बनाया जा सकता है। और ये कौन से रिप्रोडक्शन के अंदर आता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई डज द जेनेटिक मटेरियल नॉट डबल इन एवरी जनरेशन, लैंगिक प्रजनन में प्रत्येक पीढ़ी में अनुवांशिक पदार्थ दोगुना क्यों नहीं हो जाता? ऑप्शंस हैं, जीन्स डिसअपियर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जीन प्रजनन के दौरान गायब हो जाते हैं। ईच गैमेट कैरीज हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल, प्रत्येक युग्मक जनक के अनुवांशिक पदार्थ का आधा भाग वहन करता है। ओनली द मदर कंट्रीब्यूट्स जीन्स, केवल माँ जीन प्रदान करती है। ओनली द फादर कंट्रीब्यूट्स जीन्स, केवल पिता जीन प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ईच गैमेट कैरीज हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल, प्रत्येक युग्मक जनक के अनुवांशिक पदार्थ का आधा भाग वहन करता है। यानी जो मेल गैमेट है आधा भाग उसके अंदर, और जो फीमेल गैमेट है आधा भाग उसके अंदर, दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिलकर के पूरा एक बनाएगा। इस प्रकार से जाइगोट बनता है, यानी कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोसेस अकर्स व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधों में नर और मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं, जर्मिनेशन अंकुरण, पोलिनेशन परागण, फर्टिलाइजेशन निषेचन। ऑप्शन डी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्टिलाइजेशन निषेचन। एक्सप्लेनेशन है, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो इसका संलयन निषेचन कहलाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर मेल गैमेट है और यहाँ पर फीमेल गैमेट है, दोनों मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा यानी निषेचन होगा, तो बाद में जाइगोट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच थ्री इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आर टुगेदर कॉल्ड द ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, कौन सी तीन पर्यावरणीय चुनौतियों को मिलाकर ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, डिफोरेस्टेशन, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, वनों की कटाई, बाढ़ और भूकंप। ऑप्शन बी है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास और प्रदूषण, सोयल इरोजन, ड्रोट एंड स्ट्रॉम्स, मृदा पर्दन सूखा और तूफान, ओजोन फॉर्मेशन रेनफॉल एंड विंड, ओजोन निर्माण वर्षा और हवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन। इनको हम बोलते हैं ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए लार्ज फॉरेस्ट इज क्लियर्ड विच कम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स इज मोस्ट लाइकली, यदि बड़े क्षेत्र के वन को काट दिया जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव सबसे अधिक संभावित है?
पहला है इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी एंड रेनफॉल, जैव विविधता और वर्षा में वृद्धि होगी। गलत बात है भाई, अगर ज़्यादा पेड़ काट देंगे तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा थोड़ी होगी, कम होगी। ऑप्शन बी है चेंजेज इन रेनफॉल, सोयल एयर क्वालिटी एंड एनिमल हैबिटेट्स, वर्षा मिट्टी वायु गुणवत्ता और जीवों की आवास में बदलाव होगा। बिल्कुल सही बात है, वर्षा जो होती है उसमें फर्क आ जाएगा, वहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ जाएगी बिना पेड़ों के, वायु की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होगी वहाँ पर, और जो जीवों का रहने का स्थान था वो छिन जाएगा, यानी वहाँ पर जो जीव रहते थे वो कहाँ जाएंगे, यानी इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे वाले भी दोनों गलत हैं। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन थे और 8th क्लास का ये 13 चैप्टर था, यानी 8th क्लास कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।